हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज कोचिंग क्लासेस। तो भाई आगे बढ़ते हैं। क्लास 10th मॉडल टेस्ट पेपर कर रहे थे हम मैथ का। ठीक है, 4 पेपर हम कर चुके थे, 5वें पेपर की ओर बढ़ रहे हैं भाई। पहला सम क्या दे रखा है? इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p की वैल्यू है x y क्यूब और q दे रखा है x की पावर 4 y स्क्वायर z, एक्स वाई जेड हमारे प्राइम नंबर है, तो एलसीएम ऑफ पी क्यू। देखो भाई, सबसे पहली चीज जो इन्होंने दे रखी है कि p इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब, ठीक है, और q इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 वाई स्क्वायर और z। हमें एलसीएम निकालना है पी क्यू का, ठीक है। तो एलसीएम निकालना है पी क्यू का, कैसे निकालेंगे देखते हैं भाई इस चीज को। देखो, मैंने पहले भी बताया था, जब एलसीएम की बात हो तो इनमें जो चीज कॉमन है वो मैक्सिमम वाली देखनी है। यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है? एक्स की पावर 4, ठीक है। यहाँ पे कितनी है भाई? ये y की 3, ये y की 2, तो y की पावर 3, और z नहीं है, z अकेला है तो z आ जाएगा भाई। क्लियर है? नहीं समझ में आया तो इसको ऐसे करो, x इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई, ये हो गया x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू जेड, ठीक है। सबसे पहले भाई कॉमन क्या आ गया? x आ गया सबसे पहले, ठीक है। फिर निकालते हैं y, ये y हो गया भाई दोनों में। फिर देखते हैं अगला y, ये y हो गया भाई। कोई और चीज़ कॉमन है? नहीं दिख रही। अब जो चीज़ रहेगी वो सब लिखो भाई। यहाँ से रह गया y, यहाँ से रह गया x, x और x, और आखिरी का रह गया z, मतलब x की पावर 4 y की पावर 3 और z, मतलब ये हमारा इसका एलसीएम आ गया भाई। क्लियर है? तो सबसे पहली चीज जो हम देखेंगे वो क्या करेंगे कि मैक्सिमम पावर, पहले तो कॉमन देखेंगे, दोनों में कॉमन, जैसे इसमें भी x है यहाँ पे भी x है, तो मैक्सिमम पावर वाला आपका एलसीएम आएगा। y की पावर 3, यहाँ पे y की 2, तो मैक्सिमम पावर वाला ही एलसीएम में काउंट होगा, और जो बच गया वो एज इट इज लिख देना। तो x की 3, x की 4, y की 3 और z, ये बाय मिस्टेक यहाँ पे मिसप्रिंट है भाई, तो यहाँ पे z आ जाएगा, और ये आपका ऑप्शन में नहीं गिवन है, तो लिख लेना इस चीज को। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, इनमें से कौन सा इरेशनल नंबर है? तो बेटा पहले दे रखा है 2√4, 2√4। भाई √4 क्या होता है? 2 होता है, 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 4। ये तो हमारा नहीं है भाई, ये तो हमारा रैशनल हो गया। फिर दूसरा दे रखा है √9, √9 की वैल्यू 3 होती है, ये भी नहीं है भाई, ये भी हमारा रैशनल नंबर है। तीसरा दे रखा है 2 + √3, 2 + √3, ये रैशनल है, ये इरेशनल। रैशनल प्लस इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल होता है भाई, ठीक है। तो यही हमारा करेक्ट है, ऑप्शन सी। और डी दे रखा है 2 + √4, तो भाई ये भी सेम है। √4 क्या होता है? 2, 2 + 2 कितना हो गया? 4, तो इसका आंसर आ गया सी। क्लियर है? ठीक है, आगे देखते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल पी एक्स है ax² + bx + c। भाई जब जीरोज की बात आती है तो हमें डिग्री देखनी है भाई। इसकी डिग्री मतलब इसकी मैक्सिमम पावर 2 है, जिसकी मैक्सिमम पावर 2 है उसके नंबर ऑफ जीरोज भी 2 ही होंगे। अगर इसकी मैक्सिमम पावर 3 होती तो इसके नंबर ऑफ जीरोज 3 हो सकते थे। क्लियर है? तो मैक्सिमम पावर मतलब डिग्री ही इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर कितना आ गया भाई? 2 हो गया। ओके, नेक्स्ट एपीए -3 -1/2 2। भाई -3 -1/2 और 2 दे रखा है, तो हमें इसकी 11th टर्म निकालनी है, 11th टर्म, ठीक है। तो ए की वैल्यू है भाई -3, डी की वैल्यू -1/2 माइनस इंटू -3 मीन्स -1/2 + 3, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1, तो 2 एलसीएम आ गया, -1 + 6 मतलब 5/2 आ गया भाई, एलसीएम हो गया आपका। ठीक है जी, हमें 11 टर्म निकालना है। A11 क्या होता है? A + 10D, दैट मीन्स A की वैल्यू -3 + 10 इंटू 5/2, 2 से कट गया 5 पे, तो -3 +
25। कितना आ गया भाई इसका आंसर? 22। तो कितना हो जाएगा भाई इसका आंसर? 22, ऑप्शन सी। क्लियर है? नेक्स्ट हम की ओर बढ़ते हैं भाई। द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज, भाई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, इसके रूट्स बताने हैं, तो क्या होंगे इसके रूट्स? तो करते हैं भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ये दे रखा है। तो स्प्लिट मेथड का यूज कर लेते हैं भाई। मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए माइनस का 10 और ऐड करके आना चाहिए -3, इन दोनों की मल्टीप्लाई यहाँ पे 1 तो मान सकते हैं ना, तो मल्टीप्लिकेशन माइनस का 10 और ऐड करने पे चाहिए माइनस का 3। तो ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन माइनस 10 होती है भाई? तो ये होती है 5 और 2, मतलब एक माइनस का होना चाहिए, तो -5 इंटू में 2 हो गया ना भाई। तो यही देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा भाई? ये हो गया, कॉमन निकालेंगे, x इंटू एक्स माइनस 5 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 5, दो चीज़ें आ गई, यहाँ से कॉमन निकाल लिया, x माइनस 5, बच गया कितना? x प्लस 2। तो क्या हो गया भाई? x की वैल्यू हमारे पास 5 और -2, या -2 और 5 दोनों ही चलेंगी, तो ये आंसर है आपका। देखते हैं, 5 - 2, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा भाई। सम नंबर 6 देखो, द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9, एक ऐसा पॉइंट बताना है जो इससे इक्विडिस्टेंट हो और वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है भाई। ठीक है, तो बात करेंगे, देखो मैंने ये मान लिया ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x, 0। ठीक है, अब आगे देखते हैं, पॉइंट दिया 2 और -5 और दूसरा पॉइंट दे रखा है आपका -2, 9। ठीक है, लेट, भाई समझाने के लिए है, एक नंबर वाले में तो इतना ज़्यादा डीप नहीं जाना होता, बट फिर भी क्योंकि समझाने के लिए तो इसको देखो पूरे को। लेट, मैं इसको a कहूँ, इसको b कहूँ, इसको p x, 0 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम a एंड b, सो AP इज इक्वल टू PB। ठीक है, या कह सकते हो कि AP का स्क्वायर इज इक्वल टू PB का स्क्वायर, सिमिलर बात है ना। कर लेते हैं, अब स्क्वायर करेंगे तो क्या, स्क्वायर रूट हमारा खत्म हो जाएगा यहाँ से, तो क्या हो जाएगा बाई डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे, तो करते हैं भाई, इस चीज को भी सोल्व कर लेते हैं। तो क्या आएगा भाई? AP इज इक्वल टू PB या AP स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर, मतलब x1 y1 x2 y2 ऐसे करके, ये x1 y1 x2 y2 इस तरीके से यूज करना है। तो क्या हो जाएगा भाई? ये हो गया x -2 का होल स्क्वायर प्लस में 0 माइनस इंटू -5 का होल स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू x माइनस इंटू -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 -9 का होल स्क्वायर अंडर द रूट, बट क्योंकि स्क्वायर कर रखा है तो इसका स्क्वायर भी कर लेंगे भाई। इससे ये स्क्वायर खत्म हो गया, इससे ये हो गया, इसका फार्मूला बन गया भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4 - 4x प्लस माइनस माइनस प्लस और 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू, ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81। क्लियर है? एक्स स्क्वायर, तो भाई ये इधर आएगा, मतलब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस का 4 है, इधर आके माइनस का इससे भी कट गया, तो ये हो गया माइनस का 4x से इधर आके -4x इज इक्वल टू 81 - 25, ये हो गया माइनस का 8x इज इक्वल टू 56, कट करेंगे तो 7 पे, तो x की वैल्यू -7 आ गई भाई। तो पॉइंट क्या आ गए? P के कोऑर्डिनेट -7, 0। ठीक है, P के कोऑर्डिनेट क्या हो गए भाई? -7, 0। तो ये आपका आंसर हो जाएगा भाई।
ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो गया हमारा। सम नंबर 7 देखते हैं भाई। इन फिगर ए बी पैरेलल टू क्यू आर, ए बी इज इक्वल टू 3 cm, क्यू आर की 9 दे रखी है, पी आर की 6 दे रखी है और पी बी की वैल्यू दे रखी हमें निकालनी है। तो डायग्राम बना लेते हैं भाई एक बार। ये हो गया पी क्यू आर और ये हो गया आपका ए और बी। गिवन है कि ए बी इज पैरेलल टू क्यू आर और ए बी की वैल्यू दे रखी है हमारी 3 सेंटीमीटर, क्यू आर की 9 सेंटीमीटर, पी आर की 6 सेंटीमीटर। हमें पी बी की वैल्यू निकाल के दिखानी है भाई, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब ये चीज़ें जो फाइंड आउट करनी है उसके हिसाब से इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, इन ट्राइंगल पी ए बी एंड पी क्यू आर, देखो ये दो ट्राइंगल उठाए। ठीक है, तो जो पी ए बी की बात करेंगे तो एंगल पी दोनों में है ना भाई, क्या हो जाएगा, कॉमन है। ठीक है, दूसरी बात भाई ये वाले एंगल बराबर होंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल क्यू और नाम देंगे कोरस्पोंडिंग एंगल। ठीक है, अब ये इसकी वजह से हुआ है भाई, जो ये पैरेलल दे रखी है ना इसके कारण हुआ है ये। ठीक है, तो आगे अब इस चीज पे कंसंट्रेट करते हैं। बाय ए एंगल एंगल सिमिलरिटी कि ट्राइंगल पी ए बी सिमिलर हो गया ट्राइंगल पी क्यू आर के। अब सिमिलर हो गया तो सीपीएसटी काम में आ जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे कि पी बी बाय पी आर इज इक्वल टू ए बी बाय क्यू आर और ये कहाँ से आ गया भाई, सीपीएसटी से आ गया। ठीक है, तो वैल्यू अप्लाई करवा लेते हैं। पीबी की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, निकालनी है सॉरी, पीबी बाय पी आर की वैल्यू है 6 इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू दे रखी है आपकी 3 बाय 9। ये ऊपर मल्टीप्लाई, दैट मीन्स पी बी इज इक्वल टू 3 गुणा 6 बाय 9। 3 से 3 पे कट गया, 3 से 2 पे, मीन्स पी बी की वैल्यू कितनी होगी भाई 2 सेंटीमीटर। तो ये हमारी कितनी होगी 2 सेंटीमीटर। भाई पैरेलल देख के बीपीटी की ओर मत भागना, बीपीटी में गए पंगा हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा ये सम। तो ये सम डायरेक्ट करना है, सिमिलरिटी वाले रूल से। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया इसका। ठीक है, अगले सम की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला सम क्या कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द हाइट ऑफ लेंथ ऑफ टेंजेंट to a circle is 24 centimeter, the distance of q from the center is 25, the radius of circle। तो पहले एक डायग्राम बनाते हैं। देखो एक सर्कल दिया, ठीक है, ये कोई एक्सटर्नल पॉइंट दे दिया q, यहाँ से लेंथ ऑफ टेंजेंट दे रखी है और ये इसका सेंटर है, ये हो गया भाई, और ये परपेंडिकुलर खींच दिया हमने, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, हम इसको p नाम दे देते हैं, ये o हो गया, ये 25 है, ये 24 है और ये 90 डिग्री का एंगल बना दिया। क्लियर है, तो रेडियस ऑफ सर्कल हमें बतानी है। तो इन ट्राइंगल पी ओ आर, एंगल पी कितने का भाई 90 डिग्री का, बाय पाइथागोरस थ्योरम। 90 डिग्री का क्यों हुआ पता है ना, क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ओ क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। बोले तो ओ क्यू है 25, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी की वैल्यू हमें निकालनी है प्लस में 24 का स्क्वायर। ये हो गया 625, ये 576 इधर आके माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर। कितना रह गया भाई, इसको सोल्व करोगे तो 49 इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर, स्क्वायर रूट करेंगे अगर दोनों तरफ तो ओ पी इज इक्वल टू कितना आ गया भाई 7 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस ऑफ सर्कल 7 सेंटीमीटर आ गया। तो क्या हो जाएगा भाई इसका
7 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया भाई। ठीक है, नेक्स्ट सम की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट सम में इसने कहा द टेंजेंट पी एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइंड ईच अदर एट 70 डिग्री। फिर से वही सम आ रहा है भाई, बार बार ये सम इनसे रिलेटेड आ रहे हैं। ये हमारा एक सर्कल हो गया, ये एक्सटर्नल पॉइंट है और ये हमारी टेंजेंट खींच दी भाई हमने, और एक्सटर्नल पॉइंट का नाम है P, ये हो गया A और ये है B, और ये एंगल हमारा 70 डिग्री का है, और यहाँ से सेंटर हो गया, हमें पता है रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, तो हमें एंगल POA निकालना है। POA ये हमारा O है, OA है, तो भाई बात होगी कि ये वाला एंगल चाहिएगा इधर वाला, बट पूरा भी तो चाहिएगा ना पहले, तो इसको ही सोल्व कर लेते हैं। 70 डिग्री भाई देखो, अगर मैं कहूँ कि एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B इज इक्वल टू 360, क्यों? क्योंकि एक क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। तो P की वैल्यू हमें 70 गिवन है, A की वैल्यू 90, O की वैल्यू निकाल लेते हैं, B की वैल्यू 90 इज इक्वल टू 360, 90 90 180 और 70 250, 250 प्लस एंगल O इज इक्वल टू 360, मतलब एंगल O कितने का आ गया 360 माइनस 250 कितने का आ गया भाई 110 का। और अगर ये बात करेंगे तो हाफ होता है, बट सोल्व करना है भाई। ठीक है, सोल्व करेंगे किस तरीके से, मैंने ये मिला दिया है, तो दो ट्राइंगल लिया, इन ट्राइंगल POA एंड ट्राइंगल POB, दोनों ट्राइंगल्स को उठा लिया भाई, POA और POB को। भाई सबसे पहली बात AP इज इक्वल टू PB, ये टेंजेंट है, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट से। ठीक है, दूसरी चीज PO इज इक्वल टू PO, ये हमारी कॉमन होगी भाई। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं AO और BO, AO इज इक्वल टू BO, ये क्या है आपकी रेडियस है। सो बाय SSS ट्राइंगल POA इज सिमिलर टू ट्राइंगल POB। अब ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हो गए भाई, SSS का रूल लगा दिया हमने यहाँ पे। अब SSS का लग गया तो क्या करना है, अभी अगला काम करेंगे कि एंगल POA इज इक्वल टू एंगल POB। भाई ये वाले दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर हो गए, क्लियर है। अब इस चीज को ध्यान में रखना है, ये कहाँ से आया CPST से। अब क्या करेंगे कि भाई एंगल POA प्लस एंगल POB मिला के एंगल O नहीं बना रहा, ये वाला और ये वाला मिला के पूरा ही तो बना रहा है। तो POA और POB बराबर है, तो 2 टाइम्स नहीं हो गया भाई, इज इक्वल टू O कितने का 110, ये डिवाइड में हो गया, POA इज इक्वल टू 110 बाई में 2 कितने का आ गया भाई 55, POA कितने का आ गया 55 डिग्री का। क्लियर है, तो ये आपका आंसर हो गया भाई 55। ठीक है भाई, एक बात और बता देता हूँ, अगर आपको लगता है कि हमें टाइम नहीं है हमारे पास, तो क्या करो 180 में से, ये सिर्फ है एक नंबर का नॉर्मली अगर आपको निशान लगाना है, 180 में से इसको माइनस करवा के 2 से डिवाइड करवा देना, 180 माइनस 70 और उसको डिवाइड करवा देना, आपका आंसर हो जाएगा। ये हरी अप के लिए भाई, कि तब आ जाए है भाई, बहुत जल्दी करके दिखाना है तब, अदरवाइज तो भाई तरीका तो यही कह रहा है। ठीक है, बेस होता है, ये सिर्फ एक शॉर्टकट मेथड है। स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ लेनी है, उसके बाद ही शॉर्टकट लगाओगे। बाकी 1 मार्क्स में आया हुआ है तो उसका कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं भाई आपके ऊपर। नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं भाई। ठीक है, 2 tan 30 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर 30, इसकी वैल्यू हमें निकाल के दिखानी है। 2 tan 30 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 बाई 2 tan 30, पहले तो 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए भाई, tan थीटा 30, 2 इंटू tan 30 पे कितना होता है 1 बाय रूट 3 बाय में 1 प्लस 1 बाय रूट 3 का होल स्क्वायर। दैट मीन्स ये हो गया आपका 2 बाय रूट 3 बाय में 1 प्लस 1 बाय 3। अगर मैं इसका एलसीएम लेना चाहूँ तो क्या आ जाएगा
ये हो गया 2/√3 बाय में 3 एलसीएम आ गया 3 + 1, ठीक है। तो ये हो गया भाई 2/√3 बाय 4/3, ये ऊपर ये इसके साथ मल्टीप्लाई मीन्स 2 × 3/√3 × 4, ये कट गया √3 पे, ये कट गया 2 पे, मीन्स √3/2। क्लियर हो गया। ये आ गया भाई अभी हमारा यहाँ तक। अब इसके बाद हमें देखना है, इसने ऑप्शन जो दे रखे हैं उसके ऊपर चलते हैं। भाई ऑप्शन दिए हैं sin 60, हमें पता है √3/2 होता है, तो मतलब ये हो गया हमारा आंसर। और भी देख लेते हैं cos 60 भी भाई cos 60 1/2 होता है, तो ये तो चांस ही नहीं बना ना, ठीक है। फिर है tan 60 बाई √3, ये भी नहीं हुआ। और cot 30 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू √3, तो ये भी नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, ठीक है। नोट करो जल्दी। नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं भाई। क्या दे रखा है, इफ sin a इक्वल टू 5/13 द वैल्यू ऑफ सीकेंट ए, साइन ए की वैल्यू दे रखी है 5/13, sin a इज इक्वल टू 5/13, तो सीकेंट ए हमें फाइंड आउट करके दिखाना है, ठीक है। डायग्राम बनाए, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल, ए यहाँ पे आ गया, बी ए हो गया, सी ये हो गया। साइन ए क्या होता है भाई, वी नो दैट कि साइन ए इज इक्वल टू P/H, है ना। अब P/H है तो ये P हो गया, ये हमारा B हो गया और ये हमारा H हो गया, मतलब BC बाय में AC हो गया, दैट इज इक्वल टू 5/13। तो यहाँ से क्या पता कि BC की वैल्यू हम 5K मान लेते हैं, K कोई इंटीजर है, और AC की वैल्यू 13K मान लेते हैं भाई, बाय पाइथागोरस। क्या कहती है पाइथागोरस की भाई 13K का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5K का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ भाई, ये इस तरफ आ जाएगा 169K स्क्वायर इज इक्वल टू, या माइनस कर दिया 25K स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 144K स्क्वायर, स्क्वायर रूट किया तो AB की वैल्यू हमारे पास 12K आ गई भाई। तो AB बोले तो बेस हमारा 12K आ गया। हमें निकालना है सीकेंट ए, सीकेंट क्या होता है H/B, H बोले तो AB की वैल्यू है 12K और H की वैल्यू है 13K, कट गया कितना आ गया 12/13। तो ऑप्शन सी इसका हमारा करेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट सम, गिवन दैट sin a इज इक्वल टू √3/2 और cos बीटा इज इक्वल टू 1/2, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है भाई। sin अल्फा इज इक्वल टू √3/2 और बीटा इज इक्वल टू 1/2, तो हमें अल्फा प्लस बीटा निकालना भाई। sin अल्फा 3/2 है, कब होगा व्हेन अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री, साइन चार्ट पे ही तो होता है √3/2, और कोस बीटा 1/2 है व्हेन बीटा इज इक्वल टू, ये भी तो 60 पे ही होता है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया भाई 60 + 60 इज इक्वल टू 120 डिग्री, ओके ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो गया भाई, नोट करो इसको जल्दी। नेक्स्ट हम इसने कहा द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 5 सेंटीमीटर एंगल 60 डिग्री। भाई आर की वैल्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर, थीटा दे रखा है 60 डिग्री, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है πr² थीटा बाय 360, मतलब 22/7 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 60/360, कट किया 6 पे कट गया, 2 से कट गया 3 पे 11, तो कितना आ गया भाई 605/21 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया भाई, 13th का आंसर हो गया 605 बाई 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट सम, x इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 3 की है, y इज इक्वल टू 2 की 2 इंटू 3 इंटू 5 और z की वैल्यू दे रखी है 2 की 2 इंटू 3 इंटू 7, तो LCM भी दे रखा है 3780, तो हमें a की वैल्यू क्या करनी है भाई। देखो x इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर a, y इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, z इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, तो पहले इसका एलसीएम निकालते हैं भाई। देखो मैंने एलसीएम करते टाइम एक बात कही थी, जो पहले कॉमन देखेंगे और जो मैक्सिमम टाइम्स आ रही है वो लिखेंगे भाई। 2 की 2, 2 की 2, 2 की 2, हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3, 3 और 3 की है। अब 3 3 कॉमन है बट ये पता नहीं कितना हो सकता है, तो 3 की पावर a ही आएगा इंटू, अब कॉमन वाली चीज़ तो खत्म होगी, जो बच गया वो 5 इंटू 7। क्लियर है। अब इन्होंने एलसीएम दिया है 3780, मतलब ये दोनों बराबर होने चाहिए ना, मतलब 3780 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर a इंटू 5 इंटू 7। इसको सोल्व करोगे 3780 बाय में 2 की 2 हो गया 4 इंटू 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 3 की पावर a। ठीक है भाई, ये नीचे आ गए सारे। क्लियर, तो ये कट कर दिया भाई, 7 से काटा तो 7 से 5 4 0, फिर 5 से काट दिया तो 5 1 0 8, 4 से काट दिया तो 27, मतलब 27 इज इक्वल टू 3 की पावर a। ये हो गया 3 की 3 इज इक्वल टू 3 की पावर a। बेस सेम, पावर भी सेम होनी चाहिए फिर, अगर इक्वलिटी में दे रखा है तो a इज इक्वल टू कितना आ गया इसका 3। नेक्स्ट सम क्या दे रखा है, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 216 मीटर क्यूब, देन द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स इज, भाई वॉल्यूम ऑफ क्यूब 216 मीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता क्या है, साइड का क्यूब, मतलब एल मान लेते हैं साइड 216। अब 216 क्या होता है भाई, 6 की पावर 3। ठीक है, तो क्यूब रूट लूँ, क्यूब रूट लिया दोनों तरफ तो कितना आ गया, ये कट गया, L इज इक्वल टू 6 मीटर। नेक्स्ट हम देखो, मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, भाई हमें ये डाटा गिवन है, इसका मीडियन निकाल के दिखाना है। डाटा क्या दे रखा है, 32 24 30 27 और 21, ये डाटा गिवन है। अब ये डाटा है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे भाई 21 24 27 30 और 32। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट वर्क क्या है, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, n इज इक्वल टू 5 विच इज ओड। तो मीडियन क्या आएगा, जब ओड होता है तो 5 + 1 बाय 2 एथ टर्म, 5 + 1 6, 6 बाय 2 मतलब थर्ड टर्म आ गई भाई। थर्ड टर्म कितनी है 1 2 3, कितना है भाई 27। इसका आंसर कितना आ गया 27। ओके, सम नंबर 17 भी देख लेते हैं। इसमें मोड निकाल के दिखाना है भाई। ठीक है, और मोड के लिए हमने आपको बता रखा है कि जो सबसे ज़्यादा बार आया है वही आपका मोड होगा। तो जो डाटा गिवन एक बार लिखूं उसको, तो डाटा दे रखा है आपका 2 6 4 5 0 2 1 2 3 और 3। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं भाई। 0 आया सबसे पहले, फिर 1 एक बार है, फिर 2 1 2 3, 3 टाइम्स 2 है भाई। 3 देखते हैं 1 2 2 टाइम्स 3 है, फिर 4 देखते हैं 1 टाइम है, 5 भी 1 टाइम है और 6 भी 1 टाइम है, ये दे रखा है। अब मोड क्या होगा, जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, ज़्यादा बार कौन सा है भाई 2, आंसर आ गया ये। बाय द वे अगर दो चीज़ आ जाती है, अगर सपोज करो एक और 3 होता तो दोनों हो जाते भाई इसके मोड।
ठीक है, याद रखनी है ये बात। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू भाई 0 से बड़ी आएगी, ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं, और लेस देन इक्वल टू 1 आएगी भाई, ये याद रखनी है। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ी आएगी या 1 के बराबर या 1 से छोटी आएगी। क्लियर है, नोट रखना भाई इस चीज को। नेक्स्ट सम, एसर्शन रीजन से रिलेटेड सवाल आ गया भाई अब आपका, और इंपॉर्टेंट चीज आ गई है, तो देखते हैं। पहला एसर्शन दिया कि रूट 7 इज इरेशनल, बिल्कुल ट्रू बात है, रूट 7 इरेशनल नंबर है। सेकंड का 7 इज ए प्राइम नंबर, अरे ये भी बिल्कुल ठीक है भाई, 7 भी हमारा क्या है, प्राइम नंबर। पर क्या ये रीजन इसको एक्सप्लेन कर रहा है? नहीं कर रहा भाई, नहीं कर रहा ना। तो असर्शन और रीजन तो ट्रू है, बट वो उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर आपका आ जाएगा बी, ठीक है, ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा कि भाई ये ट्रू है बट एक्सप्लेनेशन आपकी सही नहीं है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट सम, ये पॉइंट दे रखी है, आर द वर्टिसेस ऑफ रोम्बस। अब रोम्बस के वर्टिसेस है, तो भाई रोम्बस क्या होता है, जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं। भाई ऐसा तो स्क्वायर भी होता है। तो रोम्बस और स्क्वायर के लिए पहले तो चारों साइड्स के लिए देख लेते हैं क्या ये रोम्बस और स्क्वायर की कोऑर्डिनेट्स है या नहीं है। तो ए दे रखा है 1 5, बी है -1 2, सी है 1 और -1, और डी है 3 2। क्लियर है, डायग्राम नहीं बना रहे, बिना डायग्राम के करते हैं भाई। पहले यह डायग्राम बनाए, चलो ऐसा समथिंग है कुछ, ए बी सी और डी, ठीक है। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं ए बी। डिस्टेंस फार्मूला पता है भाई, x2 - x1 का होल स्क्वायर अंडर द रूट प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। तो भाई x1 y1 x2 y2, तो क्या हो जाएगा, -1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 5 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। ये हो गया -2 का स्क्वायर 4, और ये हो गया -3 का स्क्वायर 9 अंडर द रूट, मतलब रूट 13 आ गया भाई। क्लियर है, कितना आ गया, रूट 13। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं भाई, बीसी निकाल लेते हैं। अब बीसी निकालेंगे, x1 y1 x2 y2, 1 माइनस इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 -2 का होल स्क्वायर, ये हो गया प्लस 2 + 1 + 1 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, ये -3 का स्क्वायर 9, तो दोनों तो सेम आ गए भाई, रूट 13। क्लियर है, अब सी डी निकाल लेते हैं। सी डी हो जाएगा ये दोनों x1 y1 x2 y2, 3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 का होल स्क्वायर, क्या आ गया 3 - 1 2 का स्क्वायर 4, माइनस प्लस, तो कितना आ गया 3 का स्क्वायर 9 रूट 13, ये भी सेम आ गया भाई। अब ए डी रह गया, ए डी निकाले, x1 y1 x2 y2 मतलब 1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 का होल स्क्वायर, 1 - 3 - 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया 3 का स्क्वायर 9 रूट 13 भाई। तो क्या आ गया कि भाई ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। अरे सारे के सारे बराबर आ गए भाई ये तो। सो इट मे बी अ स्क्वायर और अ रोम्बस, तो ये स्क्वायर भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है। अब इसका कैसे पता करें, तो भाई ये देखो, ये वाला काम रहेगा भाई। अब इनके ऊपर ए सी और बी डी को निकाल लेते हैं। ए सी निकाला तो ए और सी को लेके करेंगे भाई, 1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 5 का होल स्क्वायर अंडर द रूट, ये हो गया 0 और ये हो गया 6 का स्क्वायर, किसका -6 का स्क्वायर, दैट मीन्स 36 रूट में, मतलब 6 ही आ गया भाई। क्लियर है, अब निकाल लेते हैं बी डी। बी डी निकाला तो क्या आ जाएगा, अंडर द रूट कर रहा हूं मैं पहले, तो क्या हो गया भाई देखो कि ये बी और डी 3 - इंटू -1 3 - इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 2,
ये 4 का स्क्वायर 16, रूट 16 प्लस 0 मतलब रूट 16 दैट इज इक्वल टू 4। आ गया इतना। अच्छा जी, ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी, ये बराबर नहीं है। सो ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ठीक है, ए बी सी डी क्या है? एक रोम्बस होता है भाई, ये एक रोम्बस है। ओके होगी बात भाई, बिल्कुल ओके दे दिया। अब इस चीज़ को हमने, पहली वाली चीज़ हमारी बिल्कुल एक्यूरेट आ गई भाई। ओके है, अब आगे बढ़ लेते हैं इस चीज़ को। अब ये तो ट्रू हो गया भाई इसका, कि एसर्शन तो हमारा ट्रू है। अब रीजन के ऊपर चलते हैं। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, बिल्कुल ये बिल्कुल सही बात है कि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस होते हैं ना, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्लियर होगी बात। बट स्क्वायर के भी डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं भाई। देखो ट्रू ये भी है, ट्रू ये भी है, दोनों के दोनों बातें ट्रू होगी। बट क्या ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है? नहीं कर। हमने तो यहाँ पे निकाला ही नहीं भाई कहीं पे भी, ये अगर ओ पॉइंट ए ओ इज इक्वल टू ओ सी या बी ओ इज इक्वल टू ओ डी का, ऐसा कुछ तो हमने किया ही नहीं है। नहीं किया तो भाई ये इसको ट्रू करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा, और करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा तो इसका भी ऑप्शन बी आ जाएगा भाई। क्लियर है? ओके। भाई 21 नंबर हम क्यों चलते हैं कि 3x/2 - 5y/3 इज इक्वल टू -2 और x/3 + y/2 इज इक्वल टू 13/6। ठीक है, करते हैं। 3x/2 - 5y/3 इज इक्वल टू -2। अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो ये हो गया 2 3 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 9x - 3 2 ज़ा 2 5 ज़ा 10, y इज इक्वल टू -2, ऊपर मल्टीप्लाई 9x - 10 y इज इक्वल टू माइनस का 12 आ गया भाई। इक्वेशन नंबर 1 बन गई ये हमारे पास से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो दूसरी इक्वेशन दे रखी है 3 + y/2 इज इक्वल टू 13/6। एलसीएम लिया भाई, 6 आ गया, 3 2 ज़ा 2 की और x की मल्टीप्लाई 2x प्लस 2 3 ज़ा 3 की और y की मल्टीप्लाई 3y इज इक्वल टू 13/6। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से 6 कट गया, मतलब 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। इक्वेशन 2 से वैल्यू निकाल लेते हैं x की, एलिमिनेशन का यूज़ करेंगे भाई। 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y बाय में 2 हो गया भाई। ठीक है, 13 माइनस 3y बाय 2 ये आ गया। पुट वैल्यू ऑफ x इन 1। भाई अगर 2 का यूज़ किया है तो 1 में पुट करेंगे, 1 का यूज़ कर रहे हो तो 2 में पुट करके दिखाना है। तो कर लेते हैं भाई, यहाँ पे पुट करते हैं। 9 इंटू 13 माइनस 3y बाई 2 माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस का 13। मल्टीप्लाई किया 117 माइनस 27y बाई में 2 माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस का सॉरी 12 है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 मान लिया, ये हो गया भाई 2। ठीक है, तो हो गया 117 माइनस 27y माइनस 20y इज इक्वल टू माइनस का 12। मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 117 माइनस 47y इज इक्वल टू माइनस का 24। उधर जाके माइनस हो गया, माइनस 47y माइनस 24 माइनस 117 माइनस 141 कट किया तो y की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 3। ठीक है, 3 पे कंप्लीटली ये कट होने लग रहा है। पुट वैल्यू ऑफ y इन 2 में रख ले। ठीक है, यहाँ पे रख लेते हैं भाई, इसमें 2x प्लस 3 इंटू में 3 इज इक्वल टू 13। दैट मीन्स 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 9, ये उधर जाके माइनस का हो गया तो क्या आ जाएगा? 2x इज इक्वल टू 4 कट किया तो x इज इक्वल टू 2 और y की वैल्यू कितनी है हमारी? 3। क्लियर है? ये इसका सॉल्यूशन हो गया भाई।
सम नंबर 22 की ओर देखते हैं। भाई डायग्राम दे रखा है और हमें P की वैल्यू निकाल के दिखानी है, एंगल P। भाई डायग्राम बना लेते हैं। ABC ये 3.8 है, 3√3 है, ये 6 है, ये 60 है, ये 80 है और PQR ये 6√3 है, ये 7.6 है और ये 12। देखो साइड्स, कौन सी साइड्स का रेशियो हमारा बराबर हो सकता है, एक बार उस चीज़ के ऊपर देखते हैं। देखो अगर मैं कहूँ कि AB बाय में QR, ठीक है, कितना आ गया, ये हो गया 3.8 बाय में 7 पॉइंट, यहाँ पे लिख लेते हैं, इक्वल टू 3.8 बाय 7.6 मतलब 1/2 आ गया। ठीक है, दूसरा निकालो BC बाय में PQ, BC बाय PQ मतलब 6/12, वो भी कितना आ गया 1/2। तीसरा निकाला हमने AC बाय में PR आ गया भाई, दैट इज इक्वल टू 3√3 बाय 6√3, √3 से √3 कट गया, आ गया 1/2। मतलब ये तो चीज़ हमारी होगी भाई, SSS का रूल आ गया, SSS कि ये ट्राइंगल कौन से भाई। अब इन ट्राइंगल्स को लेना बहुत बड़ी बात है तुम्हारे लिए कि अब ये सिमिलर किसके होंगे। देखो AB है ना, QR के है भाई, QR के प्रोपोर्शनल है, BC है PQ के है। अब यही मेन काम है यार, मेन देखो अब दो ही चीज़ ली, इनमें दोनों में B कॉमन है, यहाँ पे कॉमन है Q, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q आ गया भाई। ठीक है, एंगल A एंगल R के बराबर आ गया और एंगल C इज इक्वल टू एंगल P आ गया। क्लियर है, तो हम क्या करेंगे, A की पे है R, B की जगह पे Q और वो हो गया P, ये सिमिलर हो गए भाई। अब यहाँ पे देखो A की वैल्यू दे दी, B की वैल्यू दे दी, C की निकालनी है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। तो A है 80 का, B है 60 का, तो एंगल C इज इक्वल टू 180। तो एंगल C कितने का आ गया 180 माइनस 140, दैट इज इक्वल टू 40। सो एंगल P इज ऑल्सो इक्वल टू 40 का है, इसकी वजह से है भाई। क्लियर है, तो ये CP, इसको आप CPST में भी लिख सकते हो। इसके बाद ये स्टेप कर लेना भाई। नेक्स्ट सम, ठीक है, ट्राइंगल ABE is congruent to triangle ACD, then show that ADE is similar to ABC। भाई ये डायग्राम दिया है कुछ ऐसा, ADE और ये हो गया B और ये हो गया C। गिवन है कि ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। जो प्रूव करना है उसको बाद में देखेंगे, जो चीज़ गिवन है पहले उसी का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ABE इज इक्वल टू ACD मतलब क्या हो गया कि AB इज इक्वल टू AC हो जाएगा भाई। ठीक है, अगर मैं इनका यूज़ करूँ AB इज इक्वल टू AC एंड दूसरा क्या हो जाएगा BE इज इक्वल टू CD, बाकी इसका कोई यूज़ नहीं होना है या होना है वो अभी देख लेंगे हम। तीसरा है AE इज इक्वल टू AD और ये सभी हमारे कहाँ से आगे भाई CPCT से। ठीक है, अब इसका यूज़ करते हैं, ये AB इज इक्वल टू AC है, अगर मैं इसको नीचे लेके आऊँ तो AB बाई AC इज इक्वल टू कितना आ गया भाई 1। इसका करते हैं, इसका फिलहाल कोई काम नहीं है, इसका करेंगे। एंड AE इज इक्वल टू AD है, तो ये नीचे आ गया AE बाई AD इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये इक्वेशन 1 होगी, ये होगी 2। फ्रॉम 1 एंड 2 क्या आ गया भाई AB बाई AC इज इक्वल टू AE बाई AD, ये आ गया ना। अब देखो भाई, अब मेन पंगा यहाँ से शुरू कर रहे हैं। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई ऊपर करवा दूँ, इसकी नीचे करा दूँ, तो रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मीन्स क्या कह सकते हो कि AD बाई AC इज इक्वल टू AE बाई में AB। क्लियर होगी बात, इसको इक्वेशन 3 कह सकते हो। अब ले लो ट्राइंगल, फ्रॉम ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC।
भाई एंगल ए दोनों में है कॉमन, ठीक है। अब इससे भी देखो भाई, ए डी ये रहा, ए डी इसका है, ठीक है, और ए ई ये इसका, मतलब ये ट्राइंगल तो हमारा ठीक काउंट हो गया। ए सी और ए बी, ये ए सी है और ये ए बी है, मतलब कोई दिक्कत की बात है ही नहीं यार। तो ये लिख सकते हो कि ए डी वाई में ए सी इज इक्वल टू ए ई वाई में ए बी, बाय रूल का नाम कौन सा हो गया भाई, एस से एस, सिमिलरिटी। ट्राइंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। हो गया प्रूव भाई, नोट कर लो इसको जल्दी। भाई नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। सम नंबर 23, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। ये हमें प्रूव करके दिखाना है, तो करते हैं भाई इस चीज़ को, एक बार बताते हैं किस तरीके से क्या प्रूव करना है, क्या निकालना है, करते हैं भाई इस चीज़ को। देखो ये एक सर्कल है, ठीक है, और ये हमने एक टेंजेंट खींच दी और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया भाई, जिसको नाम हमने दे दिया P, और टेंजेंट ये A और B नाम दे दिया भाई। ये सेंटर हो गया इसका O, हमने यहाँ से इसको परपेंडिकुलर खींचा 90 डिग्री का, मतलब ये यहाँ से गुजरना चाहिए O से। क्लियर है? तो जो गिवन है वो चीज़ क्या है कि भाई एक सर्कल है हमारे पास, वी हैव अ सर्कल with center O and a tangent AB which touches circle at O। क्लियर है? तो ये चीज़ हमें गिवन है, तो यहाँ से क्या पता चला कि एंगल OPB कर लो, OPB इज इक्वल टू एंगल OPA, वो कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, क्योंकि हमें पता है कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। भाई टेंजेंट है परपेंडिकुलर होती है रेडियस के। क्लियर होगी बात? ठीक है, अब कुछ और कर लेते हैं भाई, ये चीज़ तो हमारी गिवन होगी, तो अब हम एक और चीज़ कर लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक है, किससे कि भाई लेट किया, लेट परपेंडिकुलर टू ए बी एट P does not passes through O। O से पास नहीं करता, ये हमने मान लिया। इट passes through O डैश। O डैश कहाँ मान लेते हैं, यहाँ से गया भाई, ये क्या है, O डैश है। क्लियर है? अब परपेंडिकुलर O डैश के थ्रू हो गया, तो O डैश PB, हम दोनों को नहीं लेते, एक ही लेते हैं, वो हमारा कितने का होना चाहिए, 90 डिग्री का। ठीक है, वो हमारा कितने का होगा, 90 डिग्री का। ठीक, अब यहाँ से क्या पता चला भाई, देखो मैं अगर इसको कहूँ 1, इसको कहूँ 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो गया भाई, फ्रॉम 1 एंड 2 कि भाई OPB इज इक्वल टू O डैश PB, दोनों के दोनों बराबर दिख रहे हैं भाई। क्लियर है? तो फ्रॉम फिगर हमें क्या पता चला, फ्रॉम फिगर क्या पता चला, देखो ये हमें 90 डिग्री का और ये भी हमारा 90 डिग्री का, यार स्ट्रेट है वो भी 90 डिग्री का और ये वाला दिख रहा है ऐसे, ये भी हमारा 90 डिग्री का। क्या ये पॉसिबल है? ठीक है, यहाँ से तो सीधा सा पता चल गया कि भाई OPB है ना, वो बड़ा है O डैश PB से। ठीक है, तो ये हमारे दोनों के दोनों इक्वल नहीं हो सकता। सो ये वाली बात हमारी पॉसिबल नहीं हो सकती। एंगल OPB इज नॉट इक्वल टू या इज इक्वल टू O डैश PB
इज नॉट पॉसिबल। अब ये पॉसिबल नहीं है। अब ये पॉसिबल कब हो सकता है? इट इज ओनली पॉसिबल कब? व्हेन OP coincides OP डैश या सॉरी O डैश P। ठीक है, OP और O डैश P। भाई ये लाइन है ना, इसके ऊपर से ही गुजरती हो तो ये पॉसिबल हो सकता है। सो वी कैन से दैट परपेंडिकुलर, मैं अब निशान बना रहा हूँ भाई, परपेंडिकुलर टू AB passes through origin O only at point of contact। क्लियर होगी बात? तो ये चीज़ें हमारी पॉसिबल। नोट करो भाई इसको जल्दी। सम नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। इफ 10a + b = √3 और 10a - b = 1/√3 तो हमें a और b की वैल्यू बतानी है। ठीक है, 10a + b = √3। भाई इसको देखो, √3 दे रखा है तो यार a + b की मतलब 10 कितने पे √3 होता है भाई? √3 के ऊपर अगर वैल्यू मानेंगे तो वो कितने पे होता है? 60 पे। सो a + b = कितने का आ गया भाई? 60, इक्वेशन 1। सिमिलरली कहा 10a - b = 1/√3। तो अब 1/√3 कब होता है? जब वैल्यू 30 हो। मतलब a - b की जगह पे कितना आ गया? 30। तो a - b = 30। ये सेकंड होगी फ्रॉम 1 एंड 2। पहली और दूसरी इक्वेशन का यूज करेंगे। a + b = 60 और a - b = 30। b से b कट गया, 2a = 90। तो a की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 45। a की वैल्यू कितनी आ गई भाई यहाँ से? 45। पुट वैल्यू ऑफ a इन 1 यहाँ पे रखें। a की जगह पे 45 + b = 60। तो b = 60 - 45, 15 डिग्री। तो b की वैल्यू 15, a की वैल्यू 45 आ गई है हमारे पास। ठीक है, तो a और b की वैल्यू हमारे पास आ गई है भाई। और दोनों की दोनों हमारी क्या है? 90 से कम है। a की वैल्यू बड़ी भी है b से। ओके, नेक्स्ट सम। Find the area of major sector of a circle with radius 4 cm and angle 30 डिग्री। भाई r दे रखा है 4 सेंटीमीटर, थीटा दे रखा है 30 डिग्री। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होता है? πr² - πr² θ / 360। मतलब करना चाहो तो क्या πr² कॉमन आ गया? 1 - θ / 360 कितना हो जाएगा भाई? ठीक है, तो ये हो गया पाई की वैल्यू 22/7 × 4 × 4 × 1 - 30/360 हो गया भाई। 0 से 0 ये कट गया 12 पे, तो मतलब 22 × 88 सॉरी 16 बाय में 7 इंटू कितना आ गया भाई? ये 11/12 आ गया। सोल्व कर लोगे तो इसको, तो 4 से और ये कट गया 3 पे, तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई। कितना रहा है? 968/21 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेजर सेक्टर है भाई, माइनर का नहीं दे रखा है। नॉर्मल सेक्टर दे रखा होता जब भी चल जाता, बट ये इसने मेजर सेक्टर का है। ठीक है, नेक्स्ट सम की ओर देखते हैं भाई। क्या कहा इसने? ऐसा ही एक और सम आ गया है
द कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंडेड राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग सेक्टर। अब राइट एंगल बना दिया मतलब 90 डिग्री, आर की वैल्यू दे रखी है भाई 10 सेंटीमीटर, थीटा राइट एंगल है बोले तो 90 डिग्री, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, फार्मूला पता है ना, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, मतलब 22/7 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 90 बाय 360, ये कट गया 1 और ये कट गया 4 पे 11 और ये यहाँ पे 2 से कट गया 5 पे, तो कितना आ गया भाई 550/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हम की ओर बढ़ते हैं भाई, प्रूव करवा के दिखाना है √5 इज इरेशनल। भाई √5 को इरेशनल प्रूव करवा के दिखाना है, तो ये हर बार आ रहा है भाई इससे रिलेटेड, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ ये सम बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, क्लियर है। तो करते हैं भाई, लेट अस अज्यूम √5 इज रैशनल। हमने एज्यूम कर लिया कि √5 क्या है, एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो अब रैशनल है तो क्या करेंगे, सो वी कैन फाइंड इंटीजर्स a and b such that √5 is equal to a by b, where a and b are co-prime integers, ठीक है। a और b को प्राइम इंटीजर्स है, मेन बात ये याद रखने की a और b को प्राइम है। अब इसका यूज करते हैं भाई, ये ऊपर मल्टीप्लाई, तो √5b इज इक्वल टू a स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, क्या आ गया 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, ये आ गया भाई। इट मीन्स क्या हो गया भाई, यहां से हमें पता चला तो ये आ गया, तो हम कह सकते हैं इट मीन्स कि 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, सो 5 ऑल्सो डिवाइड a, ठीक है। या कहो कि 5 इज a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, ठीक है। अब एक और काम कर लेते हैं, वी कैन राइट a इज इक्वल टू 5c, कोई भी इंटीजर मान लेते हैं, फॉर सम इंटीजर c, कोई भी एक इंटीजर मान लिया। तो अब ये वैल्यू क्यों ना पुट करवा दें, अब ये वैल्यू हमने कहा a है, ये यहाँ पे पुट करवा दी, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर, कट किया तो 5 आ गया, इससे क्या आ गया भाई, क्या आ गया b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। सिमिलर सी बात आ गई ना, इट मीन्स कि 5 डिवाइड्स किसको, b स्क्वायर, सो 5 ऑल्सो डिवाइड b, अगर b स्क्वायर को डिवाइड करा तो b को भी डिवाइड करेगा भाई, क्लियर होगी बात। देखो सबसे पहले हमने क्या माना है, √5 को एक रैशनल नंबर, रैशनल कौन सा होता है, p बाई क्यू की फॉर्म में, तो दो इंटीजर ले लिया हमने, को प्राइम इंटीजर a और b, ठीक है, तो a बाई b की फॉर्म में हमने इसको लिख दिया, मल्टीप्लाई करवा दी तो ये आ गया। अब यहाँ से अपने पता चला स्क्वायर करने के बाद ये आया है, इसका मतलब ये है ना, ये 5 से डिवाइड होता है a स्क्वायर, ठीक है, तो a भी 5 से डिवाइड होगा। इसी तरीके से हमने a को 5c रखा और इससे पता चला कि b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर, इट मीन्स 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, तो 5 b को भी डिवाइड कर रहा है। अब यहाँ पे तो एक बात और आ गई भाई, देयरफॉर a and b
अब इन दोनों के पास क्या है, दोनों में देखो एक कम से कम एक है भाई, ए स्क्वायर भी, ए भी हमारा क्या हो रहा है, ए भी डिवाइड हो रहा है 5 से और बी भी डिवाइड हो रहा है 5 से, हैव एट लीस्ट वन कॉमन फैक्टर एज 5। भाई दोनों के पास कम से कम एक कॉमन फैक्टर है 5, बट यहां से तो एक और पंगा हो गया भाई। वो पंगा क्या हुआ कि हमने तो इनको कोप्राइम मानना था, ठीक है, तो यहां से तो गलत होगी भाई बात की, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ठीक है, इट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट ए एंड बी आर कोप्राइम। कोप्राइम कौन से होते हैं, जिनके बीच में एक से अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, ठीक है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ अवर इनकरेक्ट assumption या रॉन्ग assumption, बिकॉज of our wrong assumption that root 5 is rational. So we conclude that root 5 is इरेशनल। ठीक है भाई, अच्छे से रट लो यार, इसको तो कंफर्म आना है यहां से एक सम। नेक्स्ट हम देखते हैं भाई, प्रूव फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, इक्वेशन दे रखी है टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अगर इसको मैं कंपेयर करवाऊँ किससे, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 0 और सी इज इक्वल टू माइनस का 15 आ गया भाई। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं, एक बार रूट्स निकाल लेते हैं। तो टी स्क्वायर माइनस, अगर मैं इसको रूट 15 का स्क्वायर लिखूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई, हो सकता है। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बोले तो टी माइनस रूट 15 और टी प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 0, मतलब टी इज इक्वल टू रूट 15 और माइनस का रूट 15 भाई। मतलब अल्फा और बीटा अगर दो जीरोज है तो रूट 15 आ गया और बीटा इज इक्वल टू माइनस का रूट 15 आ गया भाई। क्लियर होगी बात है। अब वेरिफिकेशन करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन सम ऑफ जीरोज। भाई सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा बोले तो ये, बीटा बोले तो ये, रूट 15 प्लस में माइनस रूट 15 इज इक्वल टू बी कितना है भाई 0, ए कितना है 1, ये कट गया तो 0 इज इक्वल टू 0। एक चीज तो प्रूव होगी भाई। अब करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई, अल्फा की वैल्यू रूट 15, बीटा की वैल्यू माइनस का रूट 15 इज इक्वल टू सी की वैल्यू माइनस का 15 ये रही, और ए की वैल्यू 1। इन दोनों की मल्टीप्लाई, माइनस का 15 इज इक्वल टू माइनस 15। आगे ना बराबर, दोनों बराबर, हैंस वेरीफाइड। नेक्स्ट सम देखो, सम नंबर 28। द क्रिकेट कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स इन 3800। लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स इन 1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल। ओके ठीक है, लेट कॉस्ट ऑफ वन बैट, लेट कॉस्ट ऑफ वन बैट हम x रुपये मान लें भाई, ठीक है, और वन बॉल की कीमत मान लें हम रुपीज y। ओके,
ओके जी, आगे बढ़ते हैं अब इसी चीज़ के ऊपर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसने बैट लिए 7, एक बैट x रुपये का है, 7 बैट 7x के, बॉल ली 6, एक बॉल y की है तो 6 बॉल 6y की इज इक्वल टू 3800, इक्वेशन 1। फिर दूसरा पूछा इसने, अगेन दोबारा कही एक और बात, क्या कहा कि भाई 3 बैट और लिए और बॉल क्या ली 5, रुपये कितने दे दिए 1750। हम इसको 2 कर लें, 2 इक्वेशन आ गई पहली और दूसरी। क्यों ना एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन में से एक का यूज़ करें, सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं यार, ठीक है। तो ये हो गया भाई, हम यहाँ से x की वैल्यू फ्रॉम 2 क्या आ गया 3x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y, ये उधर जाके माइनस x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y बाय में 3, ये इक्वेशन हमने वैल्यू निकाली x की। पुट वैल्यू ऑफ x इन 1, भाई याद रखनी है, अगर हमने 2 से वैल्यू निकाली है तो 1 में रखेंगे, 1 से वैल्यू निकाली है तो 2 में रखेंगे। ओके, ये हो गया 7 इंटू 1750 माइनस 5y बाई में 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 3800, ठीक है भाई। एलसीएम ले लूँ, यहीं पे एलसीएम ले लिया हमने इसका, तो कितना आ जाएगा 3, मैं इसकी मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, 0 7 5 35 7 49 और 3 52 7 1 7 और 5 12, ये आ गया भाई माइनस 35y और इसके नीचे 1, तो ये हो गया प्लस 18y इज इक्वल टू 3800, ये ऊपर गुणा हो जाएगी, क्या आ जाएगा भाई 12250, कितना रह गया माइनस का 17y इज इक्वल टू 0 0, इतना रह गया, ये उधर जाके माइनस का 17y इज इक्वल टू 11400 माइनस 12250, कितना आ गया माइनस 17y इज इक्वल टू माइनस का 850 भाई, ये कट गया 17 से कट गया 50 पे, y की वैल्यू कितनी आ गई 50। तो पुट वैल्यू ऑफ y इन 1 में कर ले, ठीक है। 7x प्लस 6 इंटू में 50 इज इक्वल टू 3800, कितना हो गया 7x इज इक्वल टू 3800 माइनस, ये उधर जाके माइनस का हो गया 300, तो 7x इज इक्वल टू 3500 कट करके 500, x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 500, तो कॉस्ट ऑफ बैट ₹500 और कॉस्ट ऑफ बॉल इक्वल टू ₹50, तो 50 रुपये की तो बॉल आई और 500 रुपये का बैट आ गया भाई। नेक्स्ट देखते हैं इसका, और में आ गया द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द नंबर, फाइंड द नंबर। भाई लेट किया, लेट वंस डिजिट x, 10th डिजिट y मान लेते हैं, तो नंबर क्या बन गया भाई 10 मल्टीप्लाई 10th डिजिट प्लस 1st डिजिट, मतलब 10y प्लस x, ठीक है। अब नंबर, एक और भी बात कही भाई इसने, नंबर आफ्टर रिवर्सिंग डिजिट्स, भाई नंबर ऑर्डर ऑफ डिजिट्स को रिवर्स करवा दिया, तो नंबर आफ्टर रिवर्सिंग डिजिट्स, नंबर आफ्टर रिवर्सिंग डिजिट्स क्या हो जाएगा, इसका उल्टा 10x प्लस y, जो वंस डिजिट थी वो टेंस बन गई, जो टेंस डिजिट थी वो वंस बन गई भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब उसने पहली चीज कही है कि भाई सम ऑफ डिजिट्स इज 9, देखो ये कहा सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, तो मतलब इन दोनों का जोड़, भाई x प्लस y इज इक्वल टू 9 आ गया भाई, इक्वेशन 1 कह दी मैंने। दूसरी बात इसने क्या कही देखो कि 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग, भाई 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स बराबर है किसके,
इसके ट्वाइस की, सॉरी, ठीक है। ये हो गया 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y। उठा ले, एक तरफ कर ले, x वाले एक तरफ, y वाले एक तरफ, ये उधर गया ये इधर आ गया। 90y माइनस 2y इज इक्वल टू 20x माइनस 9x, ये आ गया। 88y इज इक्वल टू 11x, कट गया 8 पे, तो x इज इक्वल टू 8y। तो x की वैल्यू आ गई यार हमारे पास। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन 1, पुट वैल्यू ऑफ x इन 1, तो ये हो गया 8y प्लस y इज इक्वल टू 9, तो 9y इज इक्वल टू 9, 9 से 9 कट गया 1 पे, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1। पुट वैल्यू ऑफ y इन 1, पहले में ही पुट करवा लेते हैं यहीं पे, x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू कितना आ गया 8। तो फर्स्ट डिजिट टेंथ डिजिट आ गई भाई अपने पास। तो नंबर क्या आ गया यहाँ से, नंबर आ गया हमारे पास 10 मल्टीप्लाई टेंथ डिजिट 1 प्लस 8, 18 आ गया भाई। सम नंबर 29 की ओर चलते हैं। प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। आसान सी चीज दे दी भाई, ये एक सर्कल, ये सेंटर और ये एक्सटर्नल पॉइंट, ये खींच दी हमने टेंजेंट और ये 90 डिग्री का एंगल बना रखा है, ठीक है। कुल मिला के ये दे रखा है, मैं इसको नाम दूँ P A B और ये O, और अगर इसको भी मिला दिया जाए, ठीक है, तो हमें टू प्रूव में क्या है कि AP इज इक्वल टू PB, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। करते हैं भाई, सॉल्यूशन कर रहे हैं। फ्रॉम ट्राइंगल AOP एंड AOB, दो ट्राइंगल्स ले लिए। देखो भाई AO इज इक्वल टू OB, तो ये रीजन हो गया रेडियस ऑफ सर्कल, क्लियर है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, तो रेडियस परपेंडिकुलर है किसके, टेंजेंट के, क्लियर। रीजन दे रहा हूं भाई मैं साथ साथ में। और लास्ट का रह गया OP इज इक्वल टू OP, ये क्या है हमारी कॉमन, भाई ये लिखने जरूरी है, ठीक है। ओके, अब ये तीनों चीज आ गई यार बाय SAS सिमिलरिटी, क्या आ गया कि ट्राइंगल, या तुम इसको RHS से भी कर सकते हो भाई, ठीक है। ट्राइंगल क्या हो जाएगा, AOP इज सिमिलर टू ट्राइंगल AO POB, ठीक है। तो AOP और POB एक दूसरे के सिमिलर हो गए, तो क्या आ जाएगा कि AP इज इक्वल टू PB, और ये हमारा CPST से आ गया, हैंस प्रूव्ड। ये P है भाई ये। नेक्स्ट सम नंबर 30। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, AB 24 दे रखा है, BC 7 दे रखा है, डेटरमाइन साइन A एंड कोस A, ठीक है। एक ट्राइंगल बनाया राइट एंगल एट B, ये B हो गया भाई। देखो साइन A कोस A निकालना, तो A इधर ले लो और C इधर, जो एंगल हमें निकालना है वो सामने लेना पड़ेगा, क्लियर है। ओके ठीक है। अब इसने कहा AB इज इक्वल टू 24, ये 24 है, BC इज इक्वल टू 7 दे रखा है, तो साइन ए कोस ए निकालना है भाई, साइन ए और कोस ए। अब क्योंकि ये 90 डिग्री का है, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री है बाय पाइथागोरस थ्योरम।
पाइथागोरस क्या कहेगी भाई कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बोले तो हमें निकालना है, AB बोले तो 24 का स्क्वायर प्लस BC बोले तो 7 का स्क्वायर। 576 प्लस 49 625, मतलब AC स्क्वायर इज इक्वल टू 625 आ गया। अगर मैं स्क्वायर रूट करूं दोनों तरफ तो AC इज इक्वल टू कितना आ गया भाई 25। तो AC की वैल्यू 25 आ गई हमारे पास। तो हमें साइन ए निकालना है। साइन ए क्या होता है P/H, P बोले तो BC, H बोले तो AC, बोले तो 7/25। कोस से निकाले तो B/H होता है B बोले तो AB है, बेस बाय में परपेंडिकुलर सॉरी हाइपोटेनस, तो 24/25। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हम देखो 1 प्लस सीकेंट ए बाई सीकेंट ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कोस ए। दो साइड्स दे रखे हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। भाई LHS ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, LHS 1 प्लस सीकेंट ए बाय सीकेंट ए, और दूसरा है RHS भी सोल्व करेंगे, साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कोस ए। ओके ठीक है, इसको देखो भाई, ये अलग अलग डिवाइड करवा लें। 1 बाय सीकेंट ए प्लस सीकेंट ए बाय सीकेंट ए, इससे ये कैंसिल। 1 बाय सीकेंट क्या होता है कोस ए प्लस 1, ये आ गया। RHS करते हैं भाई, साइन स्क्वायर ए होता है भाई 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कोस ए। अगर इसका स्क्वायर करें तो क्या दिक्कत है, A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, दैट मीन्स 1 माइनस कोस ए और 1 प्लस कोस ए बाय 1 माइनस कोस ए। भाई ये कट गया, क्या आ गया 1 प्लस कोस ए। क्या सेम है, LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ओके नेक्स्ट की ओर बढ़ो भाई। अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। भाई एक डाई को थ्रो किया गया, ठीक है, टोटल आउटकम एक बार थ्रो करेगा तो 6 आउटकम होंगी ना, कौन कौन सी 1 2 3 4 5 और 6, ये आउटकम होगी। अब पहली चीज जो उसने कही कि गेटिंग अ प्राइम नंबर, तो भाई इनमें प्राइम नंबर है 2 3 और 5, कितने हैं 3, और मैं लिख भी देता हूँ 2 3 और 5, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर इज इक्वल टू फेवरेबल इवेंट बाय में टोटल इवेंट। अब फेवरेबल इवेंट कितनी है भाई 3, टोटल इवेंट है 6, कट गया 1/2 आ गया, ठीक है। दूसरा पूछा इसने क्या, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। सेकंड नंबर पे आते हैं, ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, तो कौन कौन से हो सकते हैं भाई 2 और 6 के बीच में, 3 4 और 5, 3 नंबर है ना, मैं लिख ही देता हूँ 3 4 और 5। अब प्रोबेबिलिटी गेटिंग ये वाली लाइन पूरी, अ नंबर लाइन बिटवीन 2 and 6, तो क्या हो जाएगा फेवरेबल इवेंट बाय टोटल इवेंट लिखना है, तो 1/2 आंसर। लास्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं भाई, इसने तीसरी चीज भी कही, एन ओड नंबर। अब ओड नंबर कितने हैं, ओड नंबर है भाई 1 3 और 5, कितने हो गए भाई 3, और लिख भी दिया मैंने 1 3 और 5। तो प्रोबेबिलिटी किसकी, गेटिंग एन ओड नंबर। भाई फेवरेबल इवेंट कितनी होगी 3, टोटल इवेंट कितनी है 6, तो कट करके कितना आ गया 1/2।
क्लियर हो गया, सवाल खत्म। सम नंबर 32 देखो, अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 480 km एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 km per hour लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है, आसान सी चीज़ दे रखी है भाई, कर लेते हैं। लेट टोटल डिस्टेंस कितनी है भाई, पहले तो ये देखो, टोटल डिस्टेंस 480 km दे रखी है भाई। लेट की हमने स्पीड ऑफ ट्रेन x km पर आवर। ठीक है, अब दूसरी चीज भाई, इफ स्पीड इज 8 km पर आवर लेस, अगर 8 घंटे प्रति किलोमीटर कम है तो कितनी हो जाएगी, x माइनस 8 km पर आवर। क्लियर होगी बात। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भाई हमें पता है, वी नो दैट, क्या, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो देखो मैं t1 निकाल रहा हूँ, t1 टाइम निकाला है, कौन सा, एक तो ये हो गया 480 बाय में x, ठीक है, 480 की डिस्टेंस x की स्पीड, t2 टाइम हो गया भाई 480 बाय में x माइनस 8, 480 की डिस्टेंस x माइनस 8। अब दिमाग लगा के देखो, क्या इस टाइम ये ज़्यादा टाइम है कि ये ज़्यादा, इस स्पीड पे ज़्यादा टाइम लगेगा कि इस पे, भाई ये कम है, x से 8 कम है, तो मतलब t2 माइनस t1 उसने दे रखा है भाई 3 आवर्स। ठीक है, तो हमने ऐसा ही किया, 480 बाय में x माइनस 8 माइनस 480 बाय में x इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब उसके बाद एलसीएम लिया, x इंटू एक्स माइनस 8 और उधर 3 है, ये हो गया भाई x माइनस 8 से x माइनस 8 कैंसिल, बच गया क्या 480 इंटू में x माइनस x से x कैंसिल, बच गया x माइनस 8, 480 इंटू एक्स माइनस 8, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई, करूँ 480x माइनस इसकी मल्टीप्लाई, 480x माइनस माइनस हो गया प्लस 0, इतना हो गया भाई, इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 8, इससे ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ कर रहे हैं भाई इसको, अब 3840 बाय में, ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, 3 से काट दिया, 3 2 8 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x और ये उधर माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। भाई यहाँ से और यहाँ से हमने कॉमन निकालने की कोशिश की, तो x कॉमन आ गया, x माइनस 40 प्लस यहाँ से 32 कॉमन आ गया, बच गया x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। x माइनस 40 दोनों के पास से कॉमन, x माइनस 40 और x प्लस 32 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हमारे पास 40 आ गई और माइनस का 32 आ गया भाई। तो स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 32 km पर आवर, सॉरी 40 km पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर आ गया भाई, 40 km पर आवर। ये क्यों नहीं लिया कि स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती है, तो हम x इज इक्वल टू माइनस का 32 नहीं लेंगे। क्लियर है, याद रखनी है भाई, स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव। A motorboat whose speed is 18 km per hour in still water takes 1 hour more to go 24 upstream than to return downstream to the same spot। ठीक है, कर लेते हैं भाई इस सबको। let speed
ऑफ वाटर x km पर आवर मान लेते हैं भाई। ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा हमने पानी की चाल मान ली है। अब अपस्ट्रीम की बात करेंगे, डाउन स्ट्रीम की बात करेंगे, तो उसके ऊपर चलते हैं। स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम मतलब भाई इस तरफ तो पानी चलने लग रहा है, इस तरफ से बोट जा रही है, तो उल्टा सीधा फर्क पड़ेगा ना। तो भाई 18 की स्पीड बोट की है तो 18 माइनस एक्स km पर आवर। अब स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम की बात करेंगे तो वो प्लस हो जाएगी भाई। कैसे? इसी तरफ पानी और इसी तरफ ही बोट चलने लग रही है। ठीक है, km पर आवर। वी नो दैट कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, ये होता है, हमें पता है। तो भाई देखो, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा कि इसमें ज़्यादा लगेगा? कैजुअल सी बात है, हमें पता है इसमें से लगेगा। टोटल डिस्टेंस कवर की उसने 24 किलोमीटर, तो 24 बाय 18 माइनस एक्स इज इक्वल सॉरी माइनस 24 बाय 18 प्लस एक्स इज इक्वल टू, उसने कितना कहा? 1 घंटे का फर्क आ गया भाई। तो एलसीएम लिया 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स। भाई 24 मैंने यहाँ से पहले कॉमन निकाल लिया, इससे ये कट गया, बच गया 18 प्लस एक्स माइनस माइनस है, निशान भी चेंज करेगा, इससे ये कट गया, बच गया क्या? 18 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो भाई 18 से 18 कट गया, ये 24 इंटू 2x इज इक्वल टू 324 माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इधर उठा लाए, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई भाई हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 48x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। ये हो गया मल्टीप्लाई 324 जोड़ 48 आना चाहिए, तो इसके फैक्टर बनेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। कॉमन निकाल लेते हैं भाई। तो x कॉमन आ गया भाई, सबसे पहले यहाँ से x कॉमन आने लग रहा है, x प्लस 54 माइनस 6 कॉमन x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। कॉमन x प्लस 54 आ गया और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू माइनस का 54 और प्लस का 6। स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, सो स्पीड ऑफ वाटर इज इक्वल टू 6 km पर आवर। नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं भाई। सम नंबर 33 की ओर चलते हैं। क्या दे रखा है इस चीज़ पे ध्यान दो। इन फिगर ABC एंड AMP आर टू राइट एंगल ट्राइंगल्स, राइट एंगल एट B एंड M रिस्पेक्टिवली। तो हमें दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो करते हैं भाई, दो ट्राइंगल्स बना लेते हैं एक बार। ये हो गया आपका 90 डिग्री का और ये भी हो गया 90 डिग्री का। ABC और AM और P। ठीक है, तो जो प्रूव करवाना है उसके हिसाब से अब इसको करते हैं भाई। टू प्रूव में जो है वो लिखते हैं भाई कि ट्राइंगल ABC सिमिलर हो ट्राइंगल AMP के। ठीक है, तो यही दो ट्राइंगल्स लेते हैं फ्रॉम ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP। देखो भाई, पहली चीज तो जो इन्होंने 90 डिग्री का दे रखा वो सेम है कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल M कितने डिग्री के? 90 डिग्री। अब दूसरी चीज देखो, ABC ये ट्राइंगल है और AMP ये वाला, तो ये एंगल तो दोनों में आया हुआ है ना कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, क्या हो जाएगा ये? कॉमन। ठीक है, तो बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या हो गया कि ट्राइंगल
ABC सिमिलर है ट्राइंगल AMPK। हो गया प्रूव। अब नेक्स्ट चीज आप क्या करोगे कि CA बाय PA इज इक्वल टू BC बाय MP, और ज़्यादा भड़क लेने की आवश्यकता नहीं भाई, सिर्फ PST कर दो और ये हो गया। ये नंबर 2 चीज़ थी जो प्रूव करनी थी, और ये नंबर 1 थी जो हमें प्रूव करवानी थी। तो दोनों चीज़ें हमने यहाँ से प्रूव कर दी भाई। इसी का और देखते हैं भाई। यूजिंग कन्वर्स ऑफ BPT प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। आसान सी चीज आ गई फिर से भाई। एक ट्राइंगल बनाया ABC और ये D और E है ना, मिड पॉइंट है। D और E ये मिड पॉइंट है, ठीक है। और हमने 2 प्रूव में है कि DE इज पैरेलल टू BC, ये करना है। तो लेट D एंड E आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC रिस्पेक्टिवली। अब मिड पॉइंट है तो क्या करेंगे, सो AD इज इक्वल टू DB एंड AE इज इक्वल टू EC। हो सकता है ना, मिड पॉइंट तो ये काम करेगा। अब अगर इसको मैं इसके नीचे लेके आऊँ तो AD बाई DB इज इक्वल टू 1 आ गया, इक्वेशन 1, और AE बाय में EC इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन 2 होगी भाई। लेके आ सकते हैं ना, ठीक है। अब फ्रॉम 1 एंड 2 देखो, दोनों में एक के इक्वल है तो आपस में भी इक्वल होना चाहिए कि भाई AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC। AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC बाय कन्वर्स ऑफ BPT क्या आ गया, DE इज पैरेलल टू BC। देखा, अगर इक्वल रेशो में BPT क्या कहती है, एक ट्राइंगल की साइड्स अगर इक्वल रेशो में डिवाइड होती हैं किसी और साइड से, किसी पॉइंट से, तो वो क्या होंगी भाई, एक दूसरे के पैरेलल होंगी थर्ड साइड की। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहा। ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। ओके, ठीक है, बनाते हैं एक बार इस डायग्राम को। ये एक हो गया क्यूब भाई, ठीक है। 7 साइड है भाई, 7 7 सब 7 है हाइट वगैरह, और इसके ऊपर यहाँ से एक लिया गया हेमिस्फीयर, सरमाउंट किया गया। तो हमें बताना है हेमिस्फीयर का डायमीटर कितना हो सकता है, ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर। भाई जितनी इसकी साइड है वो ही तो हो सकता होगा ना, 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, एक चीज का आंसर हो गया भाई हमारा, रेडियस होगी 7/2 सेंटीमीटर। साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या भाई, TS से टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस CS से ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर। देखो, टोटल सरफेस एरिया में क्यूब का कंप्लीट आ गया भाई, जो इसके नीचे है वो भी आ गया, ठीक है। और CS से में इसके ऊपर का आ गया, बट यार ये तो छुपा हुआ है ना, इसका क्या काम है, नहीं है ना, तो ये हमने माइनस करना पड़ेगा। दैट मीन्स 6L स्क्वायर प्लस 2πr स्क्वायर माइनस बेस हो गया πr स्क्वायर। दैट मीन्स 6L स्क्वायर प्लस
पाई आर स्क्वायर, ये बन गया भाई, आसान सी चीज़ हो गई है। आगे देखते हैं तो क्या हो गया, 6l स्क्वायर बोले तो 6 इंटू 7 का स्क्वायर प्लस 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, 7 से 7, 2 से 11 पे कट गया, ये हो गया 6 इंटू 49 294 प्लस 77/2 बोले तो 38.5, कितना आ जाएगा भाई, 5.233 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखते हैं 34 का, और द इंटीरियर ऑफ ए बिल्डिंग इज इन अ फॉर्म ऑफ सिलेंडर ऑफ बेस 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 3.5। भाई एक सिलेंडर जिसकी बेस रेडियस 12 है, ये 12 आ गई है और हाइट दे रखी है 3.5, ठीक है। अब इसने कहा सरमाउंटेड बाय ए कोन विद इक्वल बेस एंड स्लैंट हाइट 12.5। अब ये दे दिया भाई, ठीक है, स्लैंट हाइट 12.5 दे रखी है, बेस सेम है। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ बिल्डिंग, कैपेसिटी ऑफ बिल्डिंग दे दी भाई, कैपेसिटी है तो यहाँ पे तो पंगा कर दिया इसने, ये 12 हो गया भाई, ठीक है। तो सबसे पहली चीज बेस रेडियस ऑफ कोन एंड सिलेंडर कितनी है भाई, 12 मीटर दे रखी है, ठीक है। हाइट ऑफ सिलेंडर मैं इसको H1 नाम दे रहा हूँ भाई, 3.5 मीटर, ठीक है। स्लैंट हाइट ऑफ कोन 12.5 मीटर। अब गड़बड़ इसने यहीं पे करवा दिया, कैपेसिटी निकालने का दिया, और कैपेसिटी में तो स्लैंट हाइट का काम नहीं, वहां पे तो चाहिए हाइट, और हाइट इन्होंने दी नहीं है, तो हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू अंडर द रूट L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर हो जाएगा भाई, याद रखना है इस चीज का। बोले तो 12.5 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर अंडर द रूट, ये हो गया 156.25 माइनस 144 अंडर द रूट, कितना आ जाएगा भाई, या 12.25 अंडर द रूट, दैट इज इक्वल टू 3.5। सेम आ गया यार, ये तो सेम ही हाइट वाला आ गया, तो H ही चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कैपेसिटी ऑफ बिल्डिंग इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कौन, बोले तो पाई आर स्क्वायर H प्लस, भाई H ही ले लो, H1 की आवश्यकता नहीं है, चलो H1 लिया यार, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर H1, दैट मीन्स कॉमन निकल गया ना यार, पाई आर स्क्वायर H1 बोले तो 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, H1 भी तो निकल गया, तो कितना आ गया 3.5, 1 प्लस 1/3, ठीक है। 7 से 7 ये कट गया 11 पे, तो ये कितना हो गया भाई 77 इंटू 3.5 बाय में कितना हो गया भाई 2, 3/4/3 भाई, तो कितना आ जाएगा भाई, इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं एक बार, नीचे आ गया 6 और ऊपर मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं भाई, 1078 कट करेंगे, 2 3 जा 6, 2 5 जा 2 3 जा 2 9 जा, मतलब 539/3 सेंटीमीटर, या सॉरी मीटर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम हो गया भाई। पॉइंट्स में भी करना चाहो तो इसको कर सकते हो भाई, कितना आ जाएगा 9.6
इतना मीटर क्यूब आ जाएगा भाई। सम नंबर 35 देखो भाई, मीडियन निकाल के दिखाना है। 51 गर्ल्स के बारे में बात दे रखी है, लेस देन 140, लेस देन 145, लेस देन 150, लेस देन 155, लेस देन 160, लेस देन 165। तो भाई ये लेस देन टाइप में दे रखा है, तो इसी के हिसाब से हम कर लेते हैं हाइट, और ये दे रखा है नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स। एफ हम निकाल लेते हैं भाई, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। देखो सबसे पहली चीज जो इन्होंने गिवन कर रखी है वो क्या दे रखी है कि लेस देन 140, तो मैं लिखता हूँ बिलो 140, तो वो है 4, तो ये भी 4 ही रहेंगी भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिलो 140 है तो 140 से लेके 145 की बात करेंगे तो इसे 11 बच्चे थे भाई, बिलो में करेंगे तो 7 बच्चे रह गए भाई यहाँ पे, ठीक है। 145 से 150 की बात करेंगे, टोटल बच्चे हैं 29, मतलब 150 से कम की बात हो रही है, तो ये कितने रह गए भाई 18, माइनस कर दो पीछे वाला। 150 से 155 की बात करेंगे तो 40 बच्चे थे ना टोटल, 40 में से 29 को माइनस कर दिया, 11 आ गया। 155 से 160 की बात करेंगे तो हमारे कितने थे भाई 46 हैं, माइनस करवा दिया तो 6 आ गया भाई, ठीक है। 160 से 165 की बात करेंगे, इस रेंज में 51 थे तो माइनस करवा दिया तो 5, और ये कितने हैं टोटल 51, मतलब n की वैल्यू अपने पास कंफर्म हो गया, ठीक है। तो बाकी चीज़ें निकाल लेते हैं भाई। n इज इक्वल टू 51 है तो n/2 कितना आ गया 51/2, मतलब 25.5। अब ये आ गया तो भाई CF निकाल लेते हैं। CF इस लाइन में 25.5 के नज़दीक बट छोटा क्या है 11, तो ये अपना CF हो गया। क्लास मीडियन मार्क कितना हो गया भाई, मीडियन क्लास इधर आ जाओ, ये वाली मीडियन क्लास है 145 से 150, तो L इज इक्वल टू 145 हो गया, और F इज इक्वल टू हो गया आपका ये वाला 18, और H कितना हो गया भाई, यहाँ से इनका गैप देख लो, क्लास जो मीडियन क्लास है इसका गैप है 5 का, तो मीडियन निकाले क्या होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू H। L बोले तो 145 प्लस n/2 25.5 माइनस CF कितना है भाई 11 बाय में F कितना आया है 18 इंटू H कितना है भाई 5, जो गया 145 प्लस ये रह गया 14.5 इंटू 5 बाय 18, कितना आ जाएगा भाई ये 145 प्लस इतना आ गया भाई, दैट मीन्स कितना हो गया भाई, इसको सॉल्व करोगे तो 145 प्लस 18 4.12, मतलब 149.12 समथिंग ये आ गया आपका आंसर। जीरो टू भाई। आगे देखते हैं, मीन निकाल के दिखाना है भाई हमें, ठीक है।
मीन निकालना है। क्लास इंटरवल दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो इसका मीन निकाल लेते हैं। ठीक है, क्लास इंटरवल मैं CI लिख रहा हूँ भाई इसको, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 है। फ्रीक्वेंसी F 2, 4, 3, 1 और 2। क्लास मार्क निकाल लेते हैं, XI FI XI, तो ये हो गया 5, इन दोनों को जोड़ के किया 10, 15, 25, 35 और 45। भाई इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करवाना है। ठीक है, ऐड करके 2 से डिवाइड करवा दोगे। ठीक है, FI XI निकालें, 10, 60, 75, 35, ये 45 है भाई, 90। ठीक है, तो सिग्मा FI XI और यहाँ पे सिग्मा FI, ये कितना हो गया, 4 2 6 और 3 9 और 1 10 और 2 12। ठीक है, और इसका कितना हो गया भाई, 5 और 5 10, 6 7 और 7 14 और 3 17 और 9 26 और 1 27, 270। तो मीन कितना आ गया, सिग्मा FI XI बाय सिग्मा FI, दैट मीन्स 270 बाय 12, 12 24 3 0 12 दूनी 24 6 0 12 5 4, 22.5 ये इसका मीन हो गया बेटा। नेक्स्ट हम देखते हैं भाई क्या दे रखा है। राउल वांट्स टू बाय अ कार, प्लान्स टू टेक अ लोन फ्रॉम द बैंक, ही रीपेज हिज टोटल लोन ऑफ 118000 पेइंग एवरी मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम 1000 एंड इंक्रीज द स्टार। भाई देखो 1000 रुपये से उसने शुरू करवाई भाई अपनी इंस्टॉलमेंट, हर महीने में 100 रुपये बढ़ते गए, 1200 1300 ऐसे करके। ठीक है, अब हमने बताना है कि 30वीं इंस्टॉलमेंट में उसने कितने रुपए दे दिए। ठीक है, 30वीं इंस्टॉलमेंट में ए की वैल्यू कितनी है भाई, 1000, डी की वैल्यू है 100, मतलब 1100 माइनस 1000 कर दिया तो। ठीक है, A30 30वीं इंस्टॉलमेंट, पहले की पूछ रहे भाई, 30वीं इंस्टॉलमेंट में कितना दिया, A प्लस 29D, मतलब ए की वैल्यू है 1000 प्लस 29 गुणा में 100, तो कितना आ गया भाई, 1000 प्लस 2900, मतलब 3000 रुपये उसने दिए थे 30th इंस्टॉलमेंट के अंदर। क्लियर होगी, तो ही पेड 3000 रुपीज 3000 इन 30th इंस्टॉलमेंट। ठीक है, अब सेकंड चीज उसने पूछी, फाइंड द अमाउंट पेड बाय हिम इन 30 इंस्टॉलमेंट, टोटल बताना भाई 30 इंस्टॉलमेंट में, तो मतलब क्या निकालना है, S 30 बोले तो 30 बाय 2, 2A की वैल्यू है 1000 प्लस n-1, मतलब 30 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 100, कट गया 15 पे, 15 इंटू 2000 प्लस 2900, तो कितना आ गया भाई, 15 इंटू 3100, तो 40,500 रुपये उसने इतने 30 इंस्टॉलमेंट में दे दिए भाई। ठीक है, नोट करो इसको जल्दी से। भाई इसने कहा व्हाट अमाउंट डज ही विल हैव टू पे आफ्टर 30th इंस्टॉलमेंट, भाई 30वीं इंस्टॉलमेंट के बाद उसको कितना और पे करना पड़ेगा। अमाउंट ही
will have to pay after 30th इंस्टॉलमेंट। देखो भाई 1,18,000 रुपये उसने लिए थे, उसमें तो उसका जो उसका बन रहा है तो उसमें 40,500 उसने 30 इंस्टॉलमेंट में दे दिए थे, तो माइनस कर दिए भाई हमने, कितना आ जाएगा 71,500 रुपये उसको अभी अभी देने हैं। ठीक है, ठीक। लास्ट रो देख लो, इफ द इंस्टॉलमेंट आर 40 देन अमाउंट पेड इन लास्ट इंस्टॉलमेंट, आखिरी इंस्टॉलमेंट में कितने देने पड़ेंगे। अगर 40 इंस्टॉलमेंट है तो फोर्थ में भाई 40 इंस्टॉलमेंट है तो ये 40 हो गया, ए प्लस 39 डी, मतलब ए की वैल्यू 1000 प्लस 39 गुणा में 100 तो हो गया 1000 प्लस 3900 दैट इज इक्वल टू 4000। तो आखिरी इंस्टॉलमेंट में उसको कितने पैसे देने हैं, 4000 भाई। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं भाई एक बार। द गिवन फिगर शोज द अरेंजमेंट ऑफ डेस्क इन द क्लासरूम। असीमा, भारती एंड कैमिला आर सेटेड एट ए बी सी रिस्पेक्टिवली, ओ बी द ओरिजिन। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच असीमा सीटेड, आशिमा जिस पे बैठी है उसके कोऑर्डिनेट्स भाई ये हो गया 3 और 1, 3 1 हो गए भाई। कौन से हो गए, 3 और 1। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स पोजीशन ऑफ कैमिला इन द फिगर, कैमिला यहाँ पे बैठी है तो भाई ये बड़ा हो गया 9 और 7, 9 और 7 हो गया। अब नेक्स्ट है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ भारती फ्रॉम ओरिजिन। तो भारती के और कर लेते हैं भाई, भारती वाला हो गया, मैं यहाँ पे ही लिख रहा हूँ, भारती का हो जाएगा आपका 6 और 4, 6 और 4। हमें ओरिजिन से डिस्टेंस बतानी है भारती की। ठीक है, ओरिजिन से डिस्टेंस बताएंगे भाई भारती की, तो ओरिजिन ये वाला है तो 0 0 हो जाएगा भाई। ठीक है, तो नंबर 3, तो डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस ऑफ भारती फ्रॉम ओरिजिन, तो भारती के कोऑर्डिनेट कितने हैं भाई अपने 6 और 4, ओरिजिन हो गया आपका 0 0, तो बी ओ निकालना है, मतलब 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर अंडर द रूट, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, रूट 42 आ गया भाई। ठीक है, ये उनके बीच की डिस्टेंस होगी। लास्ट चीज पूछी इसने, डिस्टेंस बिटवीन अशीमा एंड भारती, डिस्टेंस बिटवीन अशीमा एंड भारती कितनी हो जाएगी भाई, अशीमा और भारती। अशीमा के कोऑर्डिनेट्स है ए है, मैं अगर मानूँ ये हो गया, ये ए और ये हो गया बी, तो अशीमा के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके 3 1 और भारती के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके 6 4। ठीक है, तो डिस्टेंस निकाल लें इनके बीच की, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो ए बी निकाला तो कितना हो जाएगा, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर अंडर द रूट, 6 माइनस 3 3, 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया 3 3 का स्क्वायर 9 अंडर द रूट, मतलब रूट 18, मतलब 3√2। ये उनके बीच की डिस्टेंस होगी भाई। सम नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। इलेक्ट्रीशियन हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन द पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। एक पोल है 5 मीटर की हाइट का और एक सीढ़ी लगा रखी है भाई, ये वाली देखो, इसने कहा 1.3 मीटर, यहाँ से 1.3, ये बी है, ये डी है और ये है सी, और 60 का एंगल बनाते हुए है। तो पहले उसने कहा ये ऊपर पॉइंट ए है। ठीक है, तो टोटल हाइट ऑफ पोल कितनी है, दैट इज इक्वल टू 5 मीटर। तो जो जिसने निकालने के लिए हाइट ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम डी, हाइट ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम
डी इज इक्वल टू, ये बतानी है। तो टोटल 5 है तो 1.3 माइनस कर देना, 3.7 मीटर। क्लियर भाई, एक चीज जो इन्होंने कहा था वो हमने निकाल दिया। दूसरा कहा व्हाट इज शुड बी द लेंथ ऑफ लैडर, लेंथ ऑफ लैडर मतलब बीसी निकालना है। इन ट्राइंगल बीसीडी, बीसी निकालना है, बीडी दे रखा है इज इक्वल टू, बीसी होता है एच, बीडी है पी, एच बाई पी हमारा क्या होता है कोसिकेंट, कितना 60। तो बीसी की वैल्यू तो निकालनी है, बीडी की वैल्यू 3.7 इज इक्वल टू कोसिकेंट 60 2/√3, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट मीन्स बीसी इज इक्वल टू 3.7 इंटू 2/√3। अब इसको सोल्व कर लो भाई, ये हो गया 7.4/√3 की वैल्यू इसने 1.73 कह रखी है भाई, 1.73। इसको जब आप कंप्लीटली सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 4.28 अप्रोक्स, ठीक है, आसपास में आएगा इतना मीटर। ठीक है भाई, ये सब हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ से, और इसी के साथ पेपर भी कंप्लीट हो गया भाई। आई होप इस पेपर में अभी आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, और अब भी कोई डाउट है तो प्लीज़ मैसेज करके, कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।